हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रविंद्र यूट्यूब चैनल। आरबीएससी 12th बोर्ड की फिजिक्स के न्यूमेरिकल वाली इस सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 है गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, लॉ बाय गाउस एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इस वाले चैप्टर में हम सबसे पहले गाउस के नियम की स्टडी करते हैं और फिर उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सबसे पहले हम फ्लक्स की डेफिनेशन देखते हैं और फ्लक्स की डेफिनेशन ये होती है कि किसी गिवन एरिया से अगर आप फ्लक्स निकालना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस गिवन एरिया पे ई वेक्टर और उस गिवन एरिया का जो क्षेत्रफल सदिश है उनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी फाई बराबर ई डॉट एस। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है कि जो फाई है वो उस दिए हुए क्षेत्र के पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। हमें ई वेक्टर दिया हुआ है, एस वेक्टर दिया हुआ है और फाई पूछा गया है, तो फाई होगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट 5 into 10 to power -3 j कैप। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आई कैप और जे कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए बी कोस थीटा, यानी कि दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, तो कोस 90 तो 0 हो जाता है। तो जब भी आई कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, लेकिन जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करें तो cos 0 ए बी cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी जे कैप से जे कैप मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाता है। तो 300 into 5 यानी कि 1500 जे कैप into 10 raised to the power -3, तो वो वैल्यू हट जाएगी और बचेगा 1.5। और जो भी इसकी वैल्यू है, जो फाई आएगा वो ई का वोल्ट अपॉन मीटर होता है यूनिट, और एस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो फाइनल यूनिट आ जाएगी इसकी वोल्ट इनटू मीटर। ओके, तो 5 जो फ्लक्स निकलेगा इस गिवन कंडीशन से वो आएगा 1.5 वोल्ट इनटू मीटर। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि ई वेक्टर है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर एक वर्गाकार प्लेट रखी हुई है जिसका क्षेत्रफल सदिश क्या है, इस ई वेक्टर से 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होता है, तो ये तल है, इसके लंबवत बाहर की ओर इधर आया और ये ई वेक्टर से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। और ये वर्गाकार जो प्लेट है इसकी भुजा 0.2 मीटर है। तो बताना है हमें कि इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर ई डॉट एस या मोड ई मोड एस कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो मोड ई तो 40 दिया हुआ है, मोड एस यानी कि इस वर्गाकार भुजा का क्षेत्रफल, वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर, तो 2/10 into 2/10। ठीक है, और cos थीटा cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 10 से 40 4 टाइम्स कट जाएगा और ये बचेगा 8/10 यानी 0.8। यहाँ पे इसकी वैल्यू न्यूटन अपॉन कूलाम में दे रखी है और इधर मीटर में दे रखी है, तो न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम भी कर सकते हैं। तो ई का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम भी होता है और वोल्ट अपॉन मीटर भी होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फाई की वैल्यू आ गई 0.8 न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, हमें एक बेलन दिया गया है जिसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर है। विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है और बेलन की अक्ष भी यही है। तो हमें बताना है कि इस बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये बेलन में 3 प्रकार के क्षेत्रफल उपस्थित है, एक ये वृत्ताकार क्षेत्रफल, एक ये वाला वृत्ताकार क्षेत्रफल और एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस बेलन में कुल कितने प्रकार के क्षेत्रफल हैं, 3। S1 में इसको मान लूं थोड़ी देर के लिए, इसको मैं S2 मान लूं, और ये जो वक्राकार क्षेत्रफल है मैं इसे S3 मान लेता हूं। तो यहां से कुल निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, इससे गुजरने वाला फ्लक्स प्लस इससे गुजरने वाला फ्लक्स प्लस वक्र वाला फ्लक्स, तीनों को जोड़ देंगे, φ1 + φ2 + φ3
बराबर 5, तो हमें 5 की गणना करनी है। मैंने उसे 3 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया, 5(1 + 5(2 + 5(3)। तो सबसे पहले इस वाले फ्लक्स के बारे में बात करें तो ई वेक्टर तो इस दिशा में है, डॉट एस वेक्टर तो ये S1। अब इसका वेक्टर कैसे होगा, हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये तल का लंबवत हो गया इधर, इधर तो अंदर हो जाता, तो इसका बाहर होगा ऐसे। तो ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री लगेगा। और ये S1 और S2 दोनों सेम है, आप ध्यान से देखो तो एक समान बेलन है, तो मैं दोनों को S मान लेता हूं। तो यहां लिखूंगा ES कोस 180, ठीक है। और इधर ES, दोनों के बीच का कोण बताइए। ई वेक्टर इस दिशा में है और S तल के लंबवत बाहर की ओर, तो ये S है, इसका तल का लंबवत बाहर की ओर ये वाला होगा, ठीक है, क्योंकि इधर अंदर आता। तो जिस दिशा में E है उसी दिशा में S है, तो यहाँ पे आएगा cos 0। फिर वक्र सतह की बात करें तो इसका सूत्र क्या होगा, ES और कोण, तो इसका वक्र सतह जो होगी ना ऐसे, इसका हर बिंदु पर क्षेत्रफल इसके तो लंबवती आएगा, तो ES cos 90। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यानी कि ये तो वैसे ही 0 हो गया, खत्म हो गया। अब बचाइए, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये बच गया -E × S, और cos 0 की वैल्यू होती है +1, तो ये बच गया E × S। तो -ES से ES भी कट गया, और ये निष्कर्ष निकल गया कि अगर किसी बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा के समानांतर हो तो उस बेलन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। ओके, एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से रिलेटेड करते हैं हम। हमें एक वृत्ताकार प्लेट दे रखी है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और हमने इसे विद्युत क्षेत्र में रखा है। किस परिमाण के विद्युत क्षेत्र में, 5 × 10⁵ वोल्ट बटे मीटर। इस परिमाण के विद्युत क्षेत्र में हमने इस वृत्ताकार प्लेट को रखा, लेकिन इस तरीके से रखा कि इस वृत्ताकार प्लेट का तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो जब तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाएगा तो तल के लंबवत सदिश तो उस विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि तल और क्षेत्रफल सदिश में 90 डिग्री का कोण है आपस में, तो वो विद्युत क्षेत्र से भी जो कोण बना रहे होंगे उनमें उतना ही डिफरेंस होगा। तो अगर कोई चीज यहां से 30 डिग्री का कोण बना रही है तो इसके लंबवत सदिश से तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि E वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, विद्युत तीव्रता सदिश और तल के मध्य कोण अगर 30 डिग्री है तो विद्युत तीव्रता सदिश और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण 60 डिग्री होगा। तो जब मुझे इसका फाई निकालना हो, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो फॉर्मूला लगेगा ES cos थीटा, और इस थीटा की जगह मैं 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री लिखूंगा, क्योंकि ध्यान रखना है कि थीटा किन किन के मध्य का कोण होता है, E वेक्टर और S वेक्टर। S वेक्टर होता है तल के लंबवत बाहर की ओर वाला सदिश, ना कि तल, ठीक है। तो E की जगह हो गया 5 × 10⁵ S, यानी कि इसका क्षेत्रफल πr², तो r 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में डालेंगे 5/100 5/100, तो ES cos थीटा, तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो इन सबको पुट कर दो आप, 5 5 5 5 5 25 5 125, और ये 1 2 3 4 घाते हैं ना, तो इससे कट गया 1 रह गया 10, cos 60 की वैल्यू आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई 5 पाई, सॉरी, तो 5 की वैल्यू ये सब आ गई। यूनिट क्या आ जाएगी, वोल्ट इंटू मीटर। आप इसको चाहे तो थोड़ा सा एक बार और कट कर दो, 5 तो 125 5 625 पाई वोल्ट इंटू मीटर, ये कुल फ्लक्स आ जाएगा उस वृत्ताकार क्षेत्रफल से गुजरने वाला। पाई की वैल्यू रखना चाहो तो 22/7 या 3.14 रख दो, तो लगभग 1960 वोल्ट मीटर आंसर इसका आ जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें हम वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिसका डेरिवेशन गाउस के नियम से या नॉर्मल फ्लक्स की परिभाषा से या कूलाम के नियम से किया जा सकता है। फिलहाल हम डेरिवेशन पे नहीं, न्यूमेरिकल पे बात कर रहे हैं।
दिया गया है क्वेश्चन में कि एक वलय है ऐसे तल के इस तरीके से रखी हुई है, जिसका जो अक्ष है वो तल पे है क्षैतिज दिशा में। तो एक वलय है जिस पर टोटल आवेश Q है और गोला है इस पर भी टोटल आवेश Q ही है। दोनों पर समान आवेश है, दोनों की त्रिज्या भी समान है r, और दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या की √3 गुनी है, यानी कि r√3 है। तो आपको ये बताना है कि इस गोले को कितना विद्युत बल फील होगा इसकी वजह से, और सेम इस वलय को इसकी वजह से कितना विद्युत बल फील होगा। ये तो हम जानते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम को फॉलो करते हैं, जितना ये इस पर बल लगाएगा उतना ही ये इस पर बल लगाएगा। तो हम वलय की वजह से गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लें और फिर उसके आवेश से गुणा कर दें तो गोले पर कुल बल आ जाएगा। तो एक चीज आप दिमाग में रखो कि एक समान गोला अगर होता है तो उसके आवेश को उसके केंद्र पर इकट्ठा माना जा सकता है। यानी इस गोले को रिप्लेस कर दिया मैंने एक बिंदु आवेश Q से, है ना। छोटा छोटा आवेश सब जगह बटकर Q हो रहा था, उसको मैंने एक ही जगह इकट्ठा कर दिया और Q आवेश यहाँ पर आ गया। तो अब ये वलय की अक्ष पर वलय के केंद्र से r√3 दूरी पर हो गया। तो इसका जो E वेक्टर आएगा, इस बिंदु पर जो E वेक्टर आएगा वो आएगा KQX, यानी इन दोनों के बीच की दूरी अपॉन KQX अपॉन r² + x², ये r² त्रिज्या और इन दोनों के बीच की दूरी r√3 का स्क्वायर यानी कि 3r² की पावर 3/2। यही फॉर्मूला होता है वलय की अक्ष पर x दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का KQX अपॉन r² + x² की पावर 3/2। और अगर बहुत दूरी पर बिंदु हो तो वो फॉर्मूला रिड्यूस होकर KQ/x² रह जाता है, यानी कि वलय भी बिंदु आवेश की तरह व्यवहार वहां करने लगती है बहुत दूरी पर स्थित बिंदु के लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ऊपर का तो KQ r√3 ही रह गया, नीचे का देखो r² और 3r² मिलकर 4r² हो गया, उसका रूट लिया तो 2r हो गया और क्यूब किया तो 2r × 2r × 2r यानी 8r³ हो गया। ठीक है, तो यहां पर इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, r से r कट करने पर √3KQ अपॉन 8r²। ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई इस बिंदु पर इस वलय की वजह से। तो यहां पर टोटल बल कितना आएगा, बल का फॉर्मूला होता है F = Q × E। तो इस पर आवेश Q है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑलरेडी निकाल ही ली, तो कुल बल आ जाएगा √3KQ² अपॉन 8r²। ओके, अब इस क्वेश्चन के साथ हम गाउस के नियम की शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो गाउस के नियम से संबंधित है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक घनीय संरचना है और उस पर एक आवेश Q रखा गया है, एक बिंदु आवेश Q रखा गया है। तो घन से निकलने वाले कुल फ्लक्स की गणना करें। बस अलग अलग बार अलग अलग क्वेश्चन हो जाता है। पहली स्थिति जब हमने उस आवेश को उठाकर घन के केंद्र पर रखा तो बताइए कुल फ्लक्स कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने अब केंद्र से हटाकर उसे किसी एक फलक के केंद्र पर ले लिया। फिर तीसरी सिचुएशन किनारे के केंद्र पर ले लिया और चौथी सिचुएशन किसी कॉर्नर पे ले लिया। तो आपको बताना है कि उस घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो इस चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था के कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना पड़ेगा। वहां पे हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर किसी कोने पर एक बिंदु रखा हुआ है तो वो उस एकक कोष्ठिका में 1/8 योगदान करता है। अगर फलक के केंद्र पर रखा हुआ है तो 1/2 योगदान करता है, किनारे के केंद्र पर रखा हुआ है तो 1/4 योगदान करता है, और अगर घन के केंद्र पर रखा है तो पूरी तरह से उसी एकक कोष्ठिका के अंदर होता है। तो इस हिसाब से हमें Q मिल जाएगा। जैसे पहली स्थिति इसमें है केंद्र पर अगर आवेश रखा है तो अगर घन के केंद्र पर आवेश रखा है तो वो पूरी तरह से उसी एकक कोष्ठिका उसी घन से संबंधित होगा। तो जो गाउस का नियम है कि फाई बराबर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कि काल्पनिक बंद पृष्ठ में
स्थित आवेश, उसके अंदर स्थित आवेश बटा एप्सिलॉन 0, उसका 1 बटा एप्सिलॉन 0 गुना होता है। उसके आधार पर देखें तो केंद्र का आवेश पूरी तरह से घन के अंदर ही है, Q इनसाइड ही है, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन 0। तो उस स्थिति में घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन 0 होगा। दूसरी स्थिति ये है कि अगर बिंदु को उठा के हमने फलक के केंद्र पर रख दिया, जैसे ये दीवार है उसके बिल्कुल केंद्र पर रख दिया, तो ये दीवार 2 कमरों में शेयर है, एक इसमें और एक इसके पास वाले में, तो इस कमरे में तो इसका 1/2 योगदान ही है। तो चाहे हमें आवेश Q दिख रहा है लेकिन आधा इस कमरे में है आधा उस कमरे में है, तो गाउसियन फ्लक्स के अंदर तो आवेश Q/2 ही रह गया, तो Q इनसाइड की जगह अपन अब क्या लिख देंगे, इसको φ1 मान लिया, इसको φ2 मान लिया, तो Q इनसाइड की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे Q/2 और फिर एप्सिलॉन 0 यानी कि Q/2 एप्सिलॉन 0। तो जब आवेश Q किसी फलक के केंद्र पर रखा हुआ हो तो इस घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन 0 ही रह जाता है। तीसरी स्थिति, अगर किनारे के केंद्र पर रखा हो तो एक किनारा 4 कमरों में सहभाजित होता है, एक ये कमरा, एक जस्ट इसके पास वाला कमरा और 2 इसके ठीक ऊपर बने हुए कमरे, तो 4 कमरों में सहभाजित है, यानी कि एक एकक कोष्ठिका में इसका योगदान 1/4 है। तो अब दिखने में ये Q दिख रहा है लेकिन इस घन के अंदर इसका केवल Q/4 भाग ही काम आ रहा होगा। तो इस वाली स्थिति में जो फाई आएगा वो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0 आएगा। Q इनसाइड Q/4 है और एप्सिलॉन 0। और लास्ट अगर चौथी चीज बात करें, अगर किनारे के कॉर्नर पे रखा हुआ है तो जो एक कॉर्नर होता है घन का वो 8 कमरों में शेयर होता है, 4 बिल्कुल आसपास वाले और 4 ठीक उसके ऊपर वाले में जो कॉर्नर होता है वो सहभाजित रहता है, यानी कि एक कोना 1/8 योगदान देता है, यानी कि जो Q आवेश दिख रहा है हमें वो Q/8 ही है वास्तव में। मतलब एक थाली है उसमें एक रोटी आई लेकिन खाने वाले 8 लोग हैं, तो एक व्यक्ति के हिस्से में तो 1/8 भाग ही आएगा ना, तो Q आवेश आया पर एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आया Q/8, तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन 0। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि एक गोला है जिसके केंद्र पर एक आवेश Q रखा गया है जिसका मान है 7.6 माइक्रोकूलम। ठीक है, कितना मान है 7.6 माइक्रोकूलम और उस गोले की त्रिज्या 0.03 मीटर है। तो इस गोले से निकलने वाला कुल फ्लक्स बताइए। तो कुल फ्लक्स गाउस के नियम से फाई बराबर Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0 होता है। तो Q इनसाइड की वैल्यू हो गई 7.6 माइक्रोकूलम, यानी 7.6 इंटू 10 की घात -6 और एप्सिलॉन 0 का मान हम सभी जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। तो इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो फाई मिल जाएगा, जिसकी इकाई वोल्ट इंटू मीटर होगी या न्यूटन मीटर बटे कूलाम होगी। लेकिन इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर इस गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाता तो बताओ फिर उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होता। तो सिंपल सी बात है भाई, फाई निकालने में त्रिज्या का तो कोई यूज नहीं है। आप त्रिज्या को दुगना करो, 4 गुना करो, 50 गुना करो या आधा करो या 1/4 करो, फ्लक्स जो है वो सेम ही निकलेगा। तो दूसरे पार्ट में हम कहेंगे जो फर्स्ट पार्ट में फाई आया है वही दूसरे पार्ट में भी फाई आएगा, क्योंकि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, उसकी आकृति, उसकी साइज पर निर्भर नहीं करता है। ओके, अब एक बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन है। एक अर्धगोला है, उसके केंद्र पर एक आवेश Q रखा गया है, तो इस अर्धगोले से गुजरने वाला कुल फ्लक्स बताइए। तो सिंपल सी बात है कि जो Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन 0 होगा भी, क्योंकि आधे गोले में रखा हुआ है तो आधा इस केंद्र पर है और आधा बाहर निकला हुआ है, तो Q इनसाइड Q ना होकर Q/2 हो जाएगा। तो जो फाई है वो क्या आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। हमको ये ध्यान रखना है कि जब धनावेश होता है तो फ्लक्स बाहर निकलता है और ऋणावेश होता है तो फ्लक्स अंदर की ओर आता है। तो निर्गत फ्लक्स कितना आएगा इसमें Q/2 एप्सिलॉन 0। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें वेरिएबल
ई वेक्टर दे रखा है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है और उसका फॉर्मूला दे रखा है कि जैसे जैसे हम x दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, x का मान जब 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, x का मान a होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 × a होगी, x का मान a/2 होगा तो E0 × a/2 होगी और दिशा i कैप वाली होगी, एक अक्ष की दिशा में। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक घन है जिसकी भुजा a है, उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करें इस स्थिति के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तनशील है, और ये भी बताइए कि इसके अंदर कितना आवेश होगा। पहले फाई निकाल लें, फिर E फाई बराबर q बटे एप्सिलॉन 0 से तो q इनसाइड बराबर फाई इंटू एप्सिलॉन 0 करना है, तो बेसिकली हमें तो फाई ही निकालना है, फिर आगे की बात तो अपने आप हो जाएगी। तो फाई निकालना है, इससे निर्गत कुल फ्लक्स, तो फाई का फॉर्मूला क्या होगा, E वेक्टर डॉट S वेक्टर यानी मोड E मोड S कोस थीटा। तो इस घन में कुल मिला के कितने फलक होते हैं, 6 फलक। अगर आप अपने कमरे को अज्यूम करें तो 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, ऐसे कुल मिला के 6 फलक होते हैं। तो जब ये E वेक्टर इस दिशा में आ रहा है तो 4, ये एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग, एक आगे वाला भाग और एक पीछे वाला भाग, इन चारों के क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होंगे, क्योंकि इसका ऊपर होगा जो E वेक्टर से 90 डिग्री कोण बनाएगा, नीचे वाले का नीचे होगा जो E वेक्टर से 90 बनाएगा, आगे वाले फेस का बाहर की ओर होगा जो E वेक्टर से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और पीछे वाले फेस का अंदर की ओर होगा जो E वेक्टर से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो इन चारों फलकों से गुजरने वाला फ्लक्स तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि इनका क्षेत्रफल सदिश E वेक्टर के लंबवत है। अब 2 फलक बचे, ये वाला फलक, इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार, इन दोनों फलकों पर मिलाकर ही कुल फ्लक्स आना है। अब उसमें से भी अगर ये पहला फलक देखें तो उसका फ्लक्स 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स होता है E वेक्टर इंटू S वेक्टर इंटू कोस थीटा। थीटा तो चलो इसमें 180 डिग्री आ रहा है, तो कोस 180 का मान -1 आएगा। ये तो मैं समझ पा रहा हूं क्योंकि इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर है, E वेक्टर इधर की ओर है, S भी इसका a² आएगा, लेकिन E का क्या होगा, x की जगह 0 आएगा ना, ये तो x अक्ष से सटाकर है ये वाली भुजा, तो यहाँ E आ जाएगा E0 × 0। यहाँ विद्युत क्षेत्र ही 0 है, तो उसको किसी से भी गुणा करेंगे तो मान 0 आएगा। तो इस फलक से और चारों फलक से 5 फलकों से निकलने वाला फ्लक्स तो 0 हो गया। अब एक अकेला फलक बचा ये वाला, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, E वेक्टर यानी E0 × a। क्यों? क्योंकि इसकी भुजा a दे रखी है, तो x की जगह a लिखेंगे। ये तो आ गया E वेक्टर डॉट S वेक्टर या मोड E मोड S कोस थीटा। तो S वेक्टर है, इसका क्षेत्रफल तो a भुजा का घन है, तो लंबाई ऊंचाई भी a चौड़ाई भी a, तो इसका क्षेत्रफल हो गया a²। और कोस थीटा, इधर E वेक्टर भी इधर ही है, इसका S वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों का मध्य कोण 0 डिग्री, तो कोस 0। और दिशा क्या है, इधर की दिशा i कैप, कोस 0 1 हो गया। तो देखो ये क्या आ रहा है, E0 a³। फिर फ्लक्स तो अदिश राशि है, उसकी दिशा से कोई मतलब ही नहीं। हम जानते हैं कि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल करने पर एक अदिश राशि हमें प्राप्त होती है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, E0 × a³। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक अनंत लंबाई का चालक तार दिया हुआ है जिसका रेखिक आवेश घनत्व 2 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर दिया गया है। उस चालक तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2k λ/r वेक्टर। E वेक्टर बराबर 2k λ/r। धनावेशित अगर ये है तो बाहर की ओर, और ऋणावेशित अगर है तो इसी की ओर। इसका फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन हम करेंगे अलग से वीडियो में। वलय का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन भी हम अलग से वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक्स। तो यहाँ पर देखते हैं E वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 2k की जगह 9 × 10⁻⁹। लैम्डा क्या है, 2 × 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। और r कितना है, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए
20/100 कर देंगे तो देखो ये क्या हो गया, 2 से कट गया 10 टाइम्स, 10 से ये कट गया, ठीक है। फिर 9 दूनी 18 बच गया। अभी 10 से इधर चला गया, 10 की घात -5 रहा, और फिर एक ये 9 भी है तो +4 हो गया, तो ठीक है। तो 18 इंटू 10 की घात 4, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसको 1 से 10 के बीच लिखना पड़ेगा, तो 1.8 इंटू 10 की घात 5, और ई का यूनिट क्या होता है, या तो न्यूटन बटा कूलाम लिख लो या फिर वोल्ट बटे मीटर लिख लो, जो भी आपको बेटर लगे वो लिख लो, वो आंसर आ जाएगा। तो न्यूटन बाई कूलाम लिख लेते हैं। ये अनंत लंबाई के चालक से 20 सेंटीमीटर स्थित दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। ये चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बेस्ड है, तो इसके 3 फॉर्मूले 3 स्थितियों में हमें याद रखने हैं कि अगर एक चालक गोले पर कुल आवेश Q है तो उसके आंतरिक भाग में कुछ भी आवेश नहीं रहता, सारा आवेश पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, इसलिए आंतरिक भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, और उसका मान होता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जहां कैपिटल R उसकी त्रिज्या है, और बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, जहां स्मॉल r केंद्र से उस दिए गए बिंदु की दूरी है, और ये कम होती है पृष्ठ की तुलना में। तो 3 अलग अलग बिंदु हमें यहाँ दे रखे हैं A, B और C, और हमको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और O पर भी निकालनी है। तो O जो बिंदु है और जो A जो बिंदु है, इन दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि ये चालक गोले के आंतरिक भाग पर स्थित है, और चालक गोले के आंतरिक भाग पर कोई आवेश भी नहीं होता और विद्युत क्षेत्र भी नहीं होता, ठीक है। फिर अगर हम B की बात करें तो ये चालक की सतह पर है, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा KQ अपॉन R स्क्वायर, तो K की जगह 9 इंटू 10 की घात 9, आवेश 1 माइक्रोकूलाम है तो 1 इंटू 10 की घात -6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और R कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/10, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100, तो 1/100 को मैं डायरेक्ट ऊपर ले जाता हूँ, तो 10 की घात 11, 10 की घात 11 में से 6 गया तो कितना बच गया 10 की घात 5। ये अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, पृष्ठ पर ही सबसे ज्यादा होती है, आगे जाने पर तो घटती है। फॉर्मूला ये याद होना चाहिए आपको, डायग्राम पहले 0 फिर धीरे धीरे घटती जाएगी, ठीक है। और बाहरी बिंदु C पर निकालें तो KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर आएगा, जहां r केंद्र से दूरी है, तो 9 इंटू 10 की घात 9, आवेश गोले पर 1 इंटू 10 की घात -6, और r 15/100 का स्क्वायर, तो 15 इंटू 15/100/100, तो 10 की घात 4 ऊपर आ जाएगा, तो 10 की घात 13 में से 10 की घात 6 गया तो 10 की घात 7 बचेगा, और इधर बचेगा 9/225, तो मैं उसके लिख देता हूं 900/225, तो 2 इधर काम ले लिया, तो 10 की घात 7 बचा, 4 10 की घात 11, इसमें से 6 गया तो 10 की घात 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 200 चौक 800, 25 चौक 100, 900, यानी कि 4 बार कट गया ये, तो फाइनल आंसर कितना बच गया 4 इंटू 10⁵ यूनिट ई वेक्टर की न्यूटन बाई कूलाम या वोल्ट इंटू मीटर। ओके, तो इस तरीके से बिंदु O, A, B और C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमने आसानी से कर ली। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमें एक चालक गोला दे रखा है, उस पर कितना आवेश है ये तो नहीं दे रखा, लेकिन उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। आपको इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित आवेश पर कुल विद्युत बल की गणना करनी है। तो अगर ये आवेश दे रखा है तो इस पर विद्युत बल होगा Q इंटू ई वेक्टर, तो आवेश तो दिया है, ई वेक्टर और निकालना है। सतह पर दिया हुआ है, सतह के बाहर किसी दूसरे बिंदु पर निकालना है, तो हमें यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ई सतह बटा ई बाहर। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो ई सतह होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, और बाहर होता है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। R त्रिज्या है और स्मॉल r बाहर वाली दूरी है, तो ये कट जाएगा। तो जो E बाहर है, बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है, वो हमेशा कितना आता है, सतह का विद्युत क्षेत्र इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आ गया बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का, और आवेश दे रखा है तो बाहर के बिंदु पर कुल बल कितना आएगा, आवेश इंटू इस पर विद्युत क्षेत्र।
तो आवेश है 5 × 10⁻⁻8 और इस पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये ई सतह वाला यानी कि 5 × 10⁵ वाला इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, दोनों सेंटीमीटर में ही है तो यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो कट जाएगा। तो r का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और नीचे 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। तो 5 5 25 25 25 625, तो इससे ये सब कट गया और फाइनल बल आ गया 10⁻³ न्यूटन, यानी कि बाहर जो बिंदु है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, उस पर कुल मिला के 10⁻³ न्यूटन बल लग रहा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचालक ठोस गोले की वजह से, इसमें O A B C 4 बिंदु दे रखे हैं, इन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर कुचालक गोला हो तो अंदर भी कुछ ना कुछ आवेश रहता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होती, जबकि सुचालक में शून्य होती थी। लेकिन अगर आप ई इनसाइड का फॉर्मूला देखें अंदर वाले भाग पे, तो वो आता है KQ स्मॉल r अपॉन R3। तो जब हम केंद्र पर निकालेंगे O बिंदु पर तो R का मान 0 आएगा, यानी कि EO केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तो 0 ही आएगा। अब हम केंद्र से हटाकर A बिंदु की ओर चलें तो ये भी अभी अंदर ही है, तो यही फॉर्मूला यहाँ लगाना पड़ेगा। तो A पर जो फॉर्मूला लगेगा वो आएगा K, Q की जगह लिख देंगे 0.5 माइक्रोकूलम, R की जगह लिख देंगे 8 सेंटीमीटर यानी 8/100 और कैपिटल R यानी कि इसकी त्रिज्या 10/100 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर होगा वही A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, इसका परिमाण A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। फिर ये तो हो गया आंतरिक बिंदुओं पर। अब सतह की बिंदु की बात करें तो सतह पर कुचालक गोला हो या सुचालक गोला हो या खोखला गोला हो, हमेशा एक ही फॉर्मूला लगता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो KQ अपॉन R स्क्वायर, K की जगह 9 × 10⁻⁹, Q की जगह 0.5 माइक्रोकूलम और R की जगह 10/100 मीटर लिख के जो भी आंसर आएगा वो B का विद्युत क्षेत्र हो गया। और अगर C पर देखें तो ये बाहरी बिंदु हो गया, बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, चाहे वो क्या हो, कुचालक गोला, सुचालक गोला या गोलीय कोश, सभी में बाहरी बिंदु के लिए फॉर्मूला यही होता है कि 9 × 10⁻⁹, Q 0.5 माइक्रोकूलम और स्मॉल r की जगह लिखूंगा मैं 20/100 मीटर। उसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ओके, अब इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें अनंत लंबाई चौड़ाई की अनंत विस्तार के पतली कुचालक पट्टिका दे रखी है और उसका पृष्ठ आवेश घनत्व 17.7 माइक्रोकूलम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और आपको किसी दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो जो पतली पट्टिका होती है तो जो फॉर्मूला आता है विद्युत क्षेत्र का वो आता है सिग्मा अपॉन 2ε0। कितना आता है? सिग्मा अपॉन 2ε0। मोटी पट्टिका चालक पट्टिका है तो बीच में खोखला मिलता है, बीच में कोई आवेश नहीं होता, उस स्थिति में फॉर्मूला सिग्मा/ε0 आता है। यहाँ पे पतली पट्टिका है, फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन 2ε0। तो क्या बनेगा? सिग्मा की जगह 17.7 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁻6 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 और ε0 की जगह मान रखेंगे 8.85 × 10⁻⁻12 और ये फॉर्मूले वाला 2 ये भी पुट करेंगे। ऐसा सब कुछ करने पर E की वैल्यू आ जाएगी 10⁻10 न्यूटन/कूलम। ठीक है, तो 17.7 माइक्रो की जगह लिखा 10⁻⁻6, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर था तो उसको स्टैंडर्ड मीटर में कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो उसका स्क्वायर हो गया 10⁻⁻4 और एप्सिलॉन की वैल्यू रख दी और ये फॉर्मूले का 2 रख दिया। इसको सॉल्व किया, देखो 8.85 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 से 2 टाइम्स कटेगा, -4 और -12 हो गया -16। जैसे ही ये ऊपर जाएगा -6 में ऐड हो जाएगा प्लस होके, तो -6 + 16 की वैल्यू हो गई 10। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 10⁻10 न्यूटन/कूलम। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड डेरिवेशंस। ओके, बाय।